तो हम लोग आज की क्लास में आप लोग का नट नट क्रॉप डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग जो है नट क्रॉप का स्टडी करेंगे। रोजेसी फैमिली में केवल और केवल आपका एक स्ट्रॉबेरी रह गया है। ये जो स्ट्रॉबेरी है इसको हम लोग जो है जब नट क्रॉप और ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो कीवी फ्रूट के साथ एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी जो है हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे टेम्परेट के, उससे पहले हम लोग नट क्रॉप को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज से आपका नट क्रॉप का सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। नट क्रॉप में हम लोग मेजरली 4-5 नट को स्टडी करेंगे। इसमें से एक आएगा वॉलनट, दूसरा आएगा पीकानट। ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, जुगलेंडेसी। चूंकि ये दोनों का फैमिली सेम है तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज इन दोनों के बीच में है। अगर आप उन सिमिलैरिटीज को भी अगर याद कर लो, केवल और केवल उतने पॉइंट्स भी अगर आपको याद है, तो आई थिंक नट क्रॉप से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग वहीं पे क्लियर कर लोगे। तो वो मैं आप लोग को पहले क्रॉप स्टार्ट करने से पहले सिमिलैरिटीज पहले मैं आप लोग को नोट कराऊंगा, उसके बाद हम लोग क्रॉप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा चेस्टनट, जो कि कौन से फैमिली का है बताइए, फेगेसी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक दिन हेजलनट। हेजलनट बहुत शॉर्ट में रहेगा, ये आपका आ जाता है फैमिली क्या, बिटुलिएसी। इसको साफ साफ लिखना, बेटुलिएलिएसी। हाँ लिखना भी है। और लास्ट में आपका आ जाएगा पिस्ताचियो नट। तो पिस्ताचियो नट, चेस्टनट, हेजलनट, पिकानट, वॉलनट, इतना नट क्रॉप आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर नट फ्रूट टाइप का एग्जांपल और देखें तो लीची आता है। लीची हम लोग जो है ऑलरेडी प्रीवियस बैच में कंप्लीट कर चुके हैं, इस बैच में भी अभी अपन करेंगे। तो एक लीची आता है नट क्रॉप में और एक आलमंड आता है। आलमंड हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, लीची आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतने टोटल क्रॉप्स को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम लोग जो है स्ट्रॉबेरी, जो कि रोजेसी फैमिली का है, और एक और कौन सा बच जाता है, कीवी फ्रूट, जो कि एक्टिनिडिएसी फैमिली का है, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है एक फैमिली की ओर मूव करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जुगलेंडेसी, ठीक है। जुगलेंडेसी फैमिली से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जुगलेंडेसी फैमिली के बारे में कुछ बेसिक्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में मैंने बताया हुआ था। कुछ याद है जुगलेंडेसी यस फैमिली सर। के बारे में? यस सर। यस सर। ठीक, तो पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं जुगलेंडेसी फैमिली को, एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है फर्दर मूव करेंगे। तो देखो, जुगलेंडेसी फैमिली क्या है, इसमें आपके जो है दो क्रॉप आते हैं मेनली। अच्छा उसको छोड़ो, जुगलेंडेसी फैमिली में दो जीनस आते हैं। एक जीनस है आपका जुगलेंस और दूसरा है आपका कैरिया, ठीक है। दो जीनस हमको आना है, और भी आते हैं लेकिन वो नट क्रॉप हमारे काम के नहीं है कमर्शियली या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग ये दो जीनस के बारे में पढ़ेंगे। जुगलेंस यानी कि इसमें कौन से फ्रूट क्रॉप आते हैं, वॉलनट। और कैरिया यानी कि इसमें कौन से आ गए आपके, पीकानट, ठीक है। तो जुगलेंस यानी कि वॉलनट और कैरिया यानी कि पीकानट, ये दो जीनस की हम लोग स्टडी करेंगे। चूंकि ये दोनों जीनस किस में आते हैं, जुगलेंडेसी फैमिली में आते हैं। तो एक बेसिक सी बात है, अगर इन लोग के बीच की फैमिली अगर सेम है, मतलब ये दोनों में कुछ तो कॉमन पॉइंट होगा, तभी तो इन लोग को एक फैमिली में रखा गया है ना। जनरली फ्लावरिंग फिजियोलॉजी के बेसिस पे हम लोग किसी भी चीज को, एक फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं या क्लासीफाई करते हैं किसी भी एक चीज को पर्टिकुलर फैमिली में, ठीक है। तो जुगलेंडेसी फैमिली में आपका जो है वॉलनट और पिकानट आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो कि आपके वॉलनट और पिकानट दोनों में आता है। अगर आप ये 8-10 पॉइंट को भी याद कर लेते हैं तो आप लोग का बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो चीज पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने पोमोइडी और प्रोनोइडी में सिमिलैरिटीज निकाला था, तो देखे थे ना सारे क्रॉप जो है ऑलमोस्ट हमारा क्या हो जा रहा था, सिमिलर हो जा रहा था। वैसा ही यहाँ पास भी होगा, ठीक है। तो वॉलनट और पिकानट के अगर बीच में हम लोग सिमिलैरिटी की बात करें तो सबसे पहले दोनों की फैमिली क्या है, एक ही है, जो कि क्या है आपकी जुगलेंडेसी। अगर आप इनका क्रोमोसोम नंबर निकालो तो दोनों ही डिप्लॉइड हैं और दोनों का क्रोमोसोम नंबर है 32। 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 32 इसमें क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, इस चीज को नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और सिमिलैरिटी अगर हम लोग निकाले तो दोनों ही मोनोशियस टाइप का प्लांट है। मोनोशियस कहने का मतलब क्या है, मेल और फीमेल एक ही सेम प्लांट। ट्री में पाए जाएंगे पर इन, अलग अलग। हाँ डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में पाए जाएंगे। तो आपका जो जुगलेंडेसी फैमिली है, इसमें जो दोनों क्रॉप आते हैं, ये दोनों की खासियत क्या है, दोनों में मोनोशियस फ्लावर पाए जाते हैं। मोनोशियस टाइप का सेक्स फॉर्म पाया जाता है जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पे मौजूद होंगे। अगर हम लोग इसके मेल फ्लावर की बात करें तो आप देख पाओगे कि मेल फ्लावर जनरली किसमें पाए जाते हैं, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाते हैं।
इसमें पाए जाते हैं कैटकिन इन्फ्लोरासेंस में पाए जाते हैं। कैटकिन इन्फ्लोरासेंस कहने का मतलब क्या है, ये एक ब्रांच जा रहा है, यहाँ से इस प्रकार से एक ऐसा ब्रांच निकले रहेगा और इसी ब्रांच में पूरे फूल जो है आपको अरेंज मिलेंगे, जो कि जमीन की ओर ऐसे लटकते हुए आपको नजर आएंगे, हैंगिंग नजर आएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है ना इन्फ्लोरेसेंस आपको नजर में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केटकिन कहते हैं। ये पेंडेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेंडेंट लाइक अपीयरेंस। इसका अपीयरेंस कैसा होगा, पेंडेंट के जैसा दिखाई देगा। तो आपका जो जुगलैंडेसी फैमिली है, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है मेल फ्लावर, जो कि किस में मौजूद होता है, कौन से इन्फ्लोरेसेंस में मौजूद होता है, कैटकिन, जो कि पेंडेंट के जैसा नजर आता है। और हमेशा आप देखोगे ये जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है या मेल फ्लावर है, ये हमेशा जिस ब्रांच में ये इन्फ्लोरेसेंस बना है ना, ये जिस जो इन्फ्लोरेसेंस, ये हमेशा 1 ईयर ओल्ड शूट या ब्रांच में बनता है। आपको याद रखना है कि हमेशा मेल फ्लावर जो कि कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत आता है, वो हमेशा किसमें, कौन से ब्रांच में आता है, 1 ईयर ओल्ड ब्रांच में आता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जहां पर हमारा कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, क्या आपको यहाँ पर बाजू में एक और इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस नजर आ रहा है क्या, या केवल एक ही इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे मौजूद है? कैटकिन, क्या एक ही स्ट्रक्चर कैटकिन का यहाँ पास है, या और भी स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आप लोग को इस प्रकार एक का? ही स्ट्रक्चर, हाँ, तो एक ही याद स्ट्रक्चर रखेंगे ये सर। हमेशा कि आप जितने भी, चाहे वॉलनट देखो, पिकानट देखो, इसमें इन्फ्लोरासेंस जो है, देखो मैं फूल की बात नहीं कर रहा, फूल देख पा रहे हो एक ही जगह पे बहुत सारे हैं। इन्फ्लोरासेंस हमेशा सॉलिटरी आता है कैटकिन का। सॉलिटरी मतलब एक जगह पे केवल एक ही कैटकिन होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक जगह एक ही कैटकिन ही तो होगा, पर जैसे ही आप लोग चेस्टनट में जाओगे, एक जगह पे ऐसे करके तीन तीन इन्फ्लोरेसेंस आपको नजर आएंगे। एक जगह पे क्या होगा, ऐसे तीन तीन केटकिन दिखेंगे आपको। तो देख पा रहे हो, वहां पे आपको एक पॉइंट से तीन इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पास केवल एक। तो हमेशा याद रखना, वॉलनट पिकानट जो होता है, इसमें सिंगल या सॉलिटरी फॉर्म में इन्फ्लोरेसेंस आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल केटकिन की बात। ऐसे ही आपके जो फीमेल फ्लावर हैं, इन पर्टिकुलर जो वॉलनट पिकानट की बात हो रही है ना, अभी इसमें चेस्टनट या वो सब इन्वॉल्व नहीं है। इनमें आप हमेशा देखोगे कि जो फीमेल होती हैं, ये फीमेल हमेशा स्पाइक के फॉर्म में आते हैं। 2 to 4 फ्लावर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 2 to 4 फ्लावर मौजूद होते हैं, और फीमेल फ्लावर हमेशा कहाँ पे, किस फॉर्म में आते हैं, स्पाइक फॉर्म में आते हैं। और ये हमेशा करंट सीजन ग्रोथ में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फ्लावरिंग जो है, अगर मेल फ्लावर की बात करें तो वो ओल्ड सीजन ग्रोथ में आएगा, फीमेल फ्लावर करेंट सीजन ग्रोथ में आएगा। ओल्ड सीजन में मेल फ्लावर आएगा जो कि कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में आएगा, जबकि फीमेल जो है कौन से फॉर्म में आएगा, स्पाइक। हो सकता है इसको रेसिंग रेसिंग के नाम से भी पूछ दे, बट आपको याद रखना है ये स्पाइक के नाम से, स्पाइक। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर हमेशा कौन से ब्रांच में आएगा, करेंट सीजन ग्रोथ में आएगा। अब आप लोग एक चीज समझिए, मान लीजिए कि ये एक कोई ब्रांच है। ठीक है, हम लोग कौन से ईयर में है, 2020 में। 2020 में ये ब्रांच जो है बना, कौन से महीने में बनना स्टार्ट हुआ, मार्च के महीने में। तो अप्रैल मई के आते तक ये ब्रांच कौन सा ब्रांच कहलाएगा, करेंट। करेंट सीजन ग्रोथ। ठीक है, अब हम लोग जो है 2021 में आ गए। 2021 में आए तो यही ब्रांच अब 2021 के अप्रैल मई में कौन सा ब्रांच कहलाएगा, 1 ईयर ओल्ड। 1 ईयर ओल्ड। तो जब ये 2021 में 1 ईयर ओल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पास इसमें क्या हो गए, कई सारे कैटकिन का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरीके से कैटकिन का निर्माण होगा। क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो गए हैं, 1 ईयर ओल्ड। और भाई 2020 में, जब 2021 में जब ये अप्रैल मई में क्या बोलते हैं कि 1 ईयर ओल्ड हो जा रहेगा, तो उसी टाइम में ये जो टर्मिनल पोर्शन है, ये टिप पोर्शन, इसमें क्या होगा, जैसे ही ठंड कब खत्म होगा, आपका फरवरी में खत्म होगा, मार्च से ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। तो मार्च में क्या होगा, यहाँ पास या तो इस तरीके से एक नया ग्रोथ आएगा, जो कि अप्रैल मई के महीने में, अप्रैल मई कौन सा, मार्च के, सॉरी 2021 के, 2021 के अप्रैल मई में, अब यानी कि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। 2021 में जब इसमें ये 1 ईयर होल्ड लिया, तब ये कौन सा ब्रांच कहलाएगा, ये जो रेड कलर का मैं किया हूँ, ये करंट सीजन। करेंट सीजन ग्रोथ। तो ये जो करेंट सीजन ग्रोथ होगा, इसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि या तो ये इस टर्मिनल पोर्शन में फ्लावर ले आए, या तो ये इस साल भी जैसे कि पिछले साल यहाँ पास फ्लावर नहीं लाया था,
तभी तो इस साल यहाँ पास इसमें क्या आया, ग्रोथ आया। तो या तो ये अगले साल के लिए नया ग्रोथ शो करेगा नेक्स्ट ईयर, या तो फिर यहाँ पास फ्लावरिंग लाएगा। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, इसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो ये फ्लावर भी बना सकता है, या तो ये वेजिटेटिव ब्रांच भी बना सकता है कि नहीं बना Yes, सकता, sir. आगे एक्सटेंड कर सकता है अपने, Yes, है ना। sir. तो Yes. अगर इसका मन हुआ तो ये फ्लावर भी बनाएगा, नहीं मन हुआ तो ये वेजिटेटिव ब्रांच बनाएगा, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि वॉलनट में टर्मिनल पोर्शन में हमेशा क्या पाया जाएगा, Mixed मिक्स्ड bud. बड, Mixed bud. ठीक है। तो देखो जैसे कि इसके पास मिक्स्ड बड था, अगर ये चाहता तो इसी साल यहाँ पे फूल बना सकता था। तो या तो ये यहाँ पे फूल बनाएगा या तो एक्सटेंशन करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि मार्च अप्रैल में ये वाला ब्रांच जो है, ये वाला जो ब्रांच है ये मार्च अप्रैल में एक्सटेंड हुआ है, और यही जो है अप्रैल मई के महीने में करंट सीजन ग्रोथ है, तो इसमें फ्लावरिंग आएगा। यहाँ पास आपका कौन सा फ्लावर आएगा, फीमेल फ्लावर आएगा। समझ में आ रहा। तो फीमेल फ्लावर हमेशा करंट सीजन में आता है, जब Yes, sir. फीमेल फ्लावर 1 ईयर ओल्ड में। मैं एक और अच्छे डायग्राम से अपन कोशिश करते हैं इसको समझने का, कि मान लीजिए ये हमारा पौधा है, इसमें ये हमारा एक नया नया ब्रांच बनना चालू हुआ। अब इस नए नए ब्रांच, ये करंट सीजन ब्रांच है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है कि ये यहाँ पास फ्लावरिंग कर सकता है, क्योंकि करंट सीजन फ्रूट में फीमेल फ्लावर आता है कि नहीं आता है, आता है ना। Yes, sir. आता है. Yes, पर yes, sir. मान लीजिए कि इसने यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं किया, तो ये क्या हुआ, ये अगले साल, ये 2020 में यहाँ तक ग्रो किया। 2021 में हमने देखा कि यहाँ पास एक नया ग्रोथ आया। ये कब आया, 2021 में। तो 2021 के सीजन में अगर देखें तो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है, अब ये 2021 में कितना हो गया, 1 ईयर ओल्ड हो गया। तो यहाँ पास Yes, अब sir. ये केपेबल है कि ये मेल फ्लावर बना सकता है। वहीं पे मान के चलिए कि 2021 में भी इसका कोई मूड नहीं हुआ कि फ्लावरिंग किया जाए, तो ये टर्मिनल बड क्या करेगा, फिर से यहाँ पास से एक्सटेंशन शो करेगा, एक नया ब्रांच बनाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो। अब ये कौन से ईयर में आ गया, 2022 में। अब आपने देखा कि इसका टर्मिनल बड ने क्या किया, वेजिटेटिव ग्रोथ किया, तो हमको क्या लगेगा यहाँ पास वेजिटेटिव बड है। पर 2022 में जब ये आया, तो 2022 में इसका मूड, अब 2022 में जब ये आया तो ये 2021 वाला ये क्या हो गया है, अब 2022 में 1 year ये old. 1 ईयर ओल्ड हो गया है। 1 year. तो अब इसके पास भी ऑप्शन है कि ये मेल फ्लावर कर सकते हैं। लेकिन 2022 में मान के चलो इसके बाद जब ऑप्शन आया, तो अब ये इसका मूड है कि क्यों ना इस साल इसमें फ्लावरिंग किया जाए। तो देख रहे हो लास्ट ईयर यही बर्ड जो है वेजिटेटिव बर्ड बनाया था, इसी ब्रांच का टर्मिनल बर्ड इस बार फ्लावर बनाया। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, टर्मिनल बर्ड जो है क्या होते हैं, मिक्स्ड प्रकार के होते हैं, ये दोनों टाइप की चीजें बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाया जाता है। और हमेशा वॉलनट में अगर फ्लावरिंग की बात किया जाए, तो फ्लावरिंग की बात किया जाए तो मेल फ्लावर कहाँ आएंगे, लेटरल। देख रहे हो हमेशा लेटरल Lateral. बर्ड से आ रहे हैं। लेकिन वहीं फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर हमेशा कहाँ आएगा, Terminal. टर्मिनल। Terminal. अब ये टर्मिनल का मतलब ये नहीं कि यहीं पास टर्मिनल, मान के चलो इस बर्ड ने इधर भी एक और ब्रांच बनाया है, इधर भी देखो 2022 में इधर भी ब्रांच बनाया है। तो 2022 में इनके पास भी ऑप्शन है कि इनके टिप पोर्शन में भी ये फ्लावरिंग कर सकता है, क्योंकि अभी ये क्या है, करंट सीजन सूट है। तो याद रखेंगे फीमेल फ्लावर टर्मिनल फ्लावरिंग देगा। और ये टर्मिनल फ्लावरिंग के लिए जो ब्रांच है वो टर्मिनल ब्रांच भी हो सकता है, जैसे कि देख रहे हो ये टर्मिनल ब्रांच है, या तो ये क्या हो सकता है, इसको देख रहे हो ये क्या है, ये लेटरल ब्रांच है ना। तो ब्रांचिंग Yes. आपकी लेटरल भले हो सकती है, लेकिन बियरिंग या फीमेल फ्लावर हमेशा पोजीशन, देख रहे हो पोजीशन हमेशा कहाँ पे आएगा, टर्मिनल में। समझ पा रहे हो इस चीज को। Yes, sir. अब अगर कोई पूछे कि बताओ वॉलनट की, अभी देखो हमने फ्लावर के हिसाब से बोला मेल फ्लावर लेटरल होगा हमेशा, फीमेल फ्लावर टर्मिनल होगा। अगर मैं बोलूं वॉलनट की बियरिंग हैबिट क्या है या पीकानट की बियरिंग हैबिट क्या है, तो बियरिंग हैबिट आप क्या बताओगे, टर्मिनल या लेटरल या मिक्स्ड। मिक्स। Mixed bud. मिक्स्ड कैसे बताएंगे, मिक्स क्यों होगा, बियरिंग दोनों की बात हो उसका रही जो है। पेयरिंग, सर फ्रूट क्योंकि उसकी बियरिंग पेयरिंग हमेशा जो उस बेसिस पे बात की जाती है जहां पे फल आते हैं। अब एक बात बताओ, मिक्स्ड बियरिंग मतलब क्या, टर्मिनल पोर्शन में भी बियरिंग आ रहा है, लेटरल पोर्शन में भी बियरिंग आ रहा है। तो आप बताओ फीमेल फ्लावर कहाँ पे आता है, टर्मिनल। टर्मिनल पोर्शन में टर्मिनल हमेशा। बियरिंग, टर्मिनल और मेल फ्लावर कहाँ आता है, लेटरल। और मेल फ्लावर क्या फ्रूट बना सकता है, लेटर, नो। नो सर, नहीं बना सकता। तो क्या लेटरल भी, लेटरल पोर्शन में फ्रूट बनेगा, अगर मेल फ्लावर फ्रूट ही नहीं बना सकता तो नो सर, नो, नहीं। फ्रूट हमेशा कौन बना सकता है,
फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर, टर्मिनल वाले। फीमेल फ्लावर जो कि केवल टर्मिनल में आ रहे हैं। तो बियरिंग हैबिट का मतलब क्या है, कहाँ पे फल बनता है। तो बियरिंग हैबिट हमेशा आप क्या टिक करोगे, टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल पोर्शन में ही तो फीमेल फ्लावर है, जहां पे फीमेल फ्लावर वहीं तो रूट बनेगा ना। तो याद रखेंगे बियरिंग यस सर। टर्मिनल है। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर कहाँ पे आता है, या फ्लावरिंग हैबिट बोलेगा तब आप जो है मिक्स्ड या फिर टर्मिनल एंड लेटरल दोनों बोलेंगे। बट बियरिंग अगर बात आई, मतलब फ्रूट की बात हो रही है, तो आप क्या टिक करेंगे, टर्मिनल बियरिंग। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर। अब देखो यस सर। इसमें और चेस्टनट में एक वेरिएशन आएगा, उस चीज को हमको समझना है। सबसे पहले चेस्टनट में हमने क्या देखा कि भाई इसमें जो है एक तो चेस्टनट में एक जगह पे तीन केटकिन आ सकते हैं, जबकि हमारे वॉलनट में पिकानट में हमने क्या देखा, केवल और केवल एक ही केटकिन आएगा, सॉलिटरी आएगा। ये चीज हमने पढ़ा है। वॉलनट पिका चेस्टनट यस में सर। इसमें डिफरेंस क्या है कि हाँ बोलिए, समझ आ रहा है ना। चेस्टनट में डिफरेंस क्या जा यस रहा है सर। कि एक जगह पे तीन तीन केटकिन आ रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, हमने क्या देखा वॉलनट पिकानट में, ये जो केटकिन है इसमें केवल और केवल कौन से फ्लावर हैं, वॉलनट में सर ओनली मेल है। Male. मेल फ्लावर। बट जैसे ही आप चेस्टनट में जाओगे इसमें फीमेल फ्लावर भी आ सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि पीकानट यस सर। में और वॉलनट में केवल मेल फ्लावर आएंगे केटकिन में, जबकि चेस्टनट में ये ऑप्शन है कि वहां पे फीमेल फ्लावर भी बन सकता है। उसको हम लोग चेस्टनट में और डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए एक बेसिक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग अपने पॉइंट में वापस आ जाते हैं। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के कैरेक्टर आप लोगों ने लिए। फिर उसके बाद आपको एक और बात याद रखना है कि चाहे वॉलनट हो चाहे पीकानट हो, दोनों में क्या पाया जाएगा, टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाया जाएगा। मतलब इसके पास ऑप्शन है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर सकता है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करके ब्रांच की ग्रोथ को टर्मिनेट कर सकता है। तो फ्लावर भी बना सकता है और वेजिटेटिव ग्रोथ भी बना सकता है। क्लियर है, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें कोई भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं पाई जाती है भैया, याद रखना। चाहे चाहे वॉलनट हो या पिकानट हो, कोई भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं पाई जाती। फिर भी ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, फिर भी ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो याद रखेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं पाई जाती, ये सेल्फ कंपेटिबल है, पर इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। अभी जब हम लोग याद रखें, लिख लो इसको, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है लेकिन सेल्फ कंपेटिबल है। क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए है क्योंकि भाई इसमें मेल और फीमेल एक साथ मेच्योर ही नहीं होते। आप लोगों ने पीकानट का एग्जांपल किसमें पढ़ा है, हेट्रोडाइकोगेमी में पढ़ा है, पीकानट एंड पिस्ताचियो नट। यस सर। Yes, sir. और डुओडाइकोगेमी में चेस्टनट। और आपका जो वॉलनट है उसको आपने किस में पढ़ा है, प्रोटेंडरी में। तो आप Yes. देख पा रहे हो कि वॉलनट हो, पिकानट हो, चेस्टनट हो, इन सब में मेल और फीमेल के मेच्योर होने की टाइमिंग अलग अलग है। इसलिए सेल्फ कंपेटिबल होने के बावजूद भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, ये दोनों ही क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, याद रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, डाइकोगेमी पाई जाती है। कौन सी डाइकोगेमी पाई जाती है उसको हम लोग क्रॉप में देखेंगे। ठीक है, अगर लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो। पिकानट में कौन सा पाया जाता है बताओ भाई, Heterodychogamous. हेट्रोडाइकोगेमी। ठीक है, और आपका जो वॉलनट है वो भी हेट्रोडाइकोगेमी टाइप ही बिहेव करता है, बट इसको हम लोग मेनली प्रोटेंडरस मानते हैं। तो इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटेंडरी, मेल पहले मेच्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ये चीज क्लियर है आप लोग को, वॉलनट पिकानट के बीच में कॉमन पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अगर कोई बियरिंग हैबिट बोले, तो बियरिंग हैबिट क्या है भाई, एक तो क्या है, करंट सीजन ग्रोथ में आता है। अगर ग्रोथ के बेसिस पे बोले तो करंट सीजन ग्रोथ, क्योंकि फ्लावरिंग कौन से में आती है, फीमेल फ्लावर Current season growth. करंट में आती है, और वही फ्रूट बनाएगा, तो करंट सीजन ग्रोथ। और अगर पोजीशन की बात किया जाए तो टर्मिनल बियरिंग पाई जाती है, क्योंकि फीमेल फ्लावर टर्मिनल पोर्शन में आता है। समझ में आ रहा है ना सबको। यस सर। एक और चीज यहाँ पे लिख लो कि भाई फीमेल फ्लावर जो है वो करेंट, वो जो है क्या आएगा, टर्मिनल पोर्शन ऑफ। अब आपकी क्लियरिटी के लिए मैं इसको और लिखा रहा हूं, ठीक है, टर्मिनल या फिर एक काम करो, टिप पोर्शन ऑफ
टर्मिनल एंड लेटरल दोनों के टिप पोर्शन में आ सकता है ना, लेटरल शूट विच, मतलब टर्मिनल एंड लेटरल शूट दोनों में ही, दोनों के ही टिप पोर्शन में आ सकता है। बस कंडीशन क्या है, बट दे शुड बी करेंट सीजन ग्रोथ, करेंट सीजन ग्रोथ होगा तभी आ सकता है। ठीक है, 1 ईयर ओल्ड में सोचोगे तो टिप पोर्शन में टर्मिनल और लेटरल शूट में नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? मैं जो लिख रहा हूं वो लिखना जरूरी नहीं है, आपको मेरे बोलने और लिखने से जो चीज समझ में आ रहा है वो अपनी कॉपी में लिखना, क्योंकि मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी है, समझानी भी है, तो आप लोग उसको अपने समझ के हिसाब से लिखा करो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस यस सर। अब नेक्स्ट आते हैं इसके पॉलिनेशन में। तो पॉलिनेशन हमको क्या समझ में आ गया भैया, कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। अगर ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो कोई तो चाहिए ना जो इसको पोलिन को लेके जाए। तो उस हिसाब से अभी तक हमने जो रोजेसी फैमिली देखा, रोजेसी फैमिली में पॉलिनेटर कौन था, कौन सा पॉलिनेटेड क्रॉप था वो सब? क्रॉस पॉलिनेशन, हनी भी, मतलब वो सब इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप थे। और याद रखेंगे वॉलनट और पीकानट दोनों ही विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है भैया, इस चीज को एकदम याद रखेंगे। कैसे क्रॉप है? विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है, एनिमोफिलस क्रॉप, ये सिमिलैरिटी है, इसको याद रखना। अब एक बात बताओ, जब कोई भी एक क्रॉप जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है तो फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है पॉलिन, क्योंकि उसको इंसेक्ट को उठा के लेके जाना है। लेकिन जैसे ही विंड पॉलिनेटेड होता है, हमने कई बार कैरेक्टर पढ़े ना, कई बार हमने डिफरेंशिएट किया है कि भाई पॉलिनेशन में कि विंड पॉलिनेटेड है, मतलब उसके पॉलिन में कई सारी खासियत होनी चाहिए। जैसे कि पॉलिन जो है क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए, नहीं लाइट वेटेड, हाँ बोलिए। यस सर। हाँ, लाइट वेटेड पॉलिन होना चाहिए। उसके अलावा पोलेन का नंबर कैसा होना चाहिए, पोलेन abundant बहुत ज्यादा लार्ज, मतलब। large हाँ amount लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। स्टिग्मा हमेशा प्रोट्यूडेड होना चाहिए। प्रोट्यूडेड मतलब क्या हुआ, फ्लावर से बाहर निकला होना चाहिए ताकि वो जो है पोलेन को कैच कर सके। प्रोट्यूडेड एंड फिदरी, पकड़ने के लिए जगह ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के कैरेक्टर आपको जो है इस क्रॉप के फ्लावर्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखो, अब अपन आ जाते हैं इसके ग्रोथ कर्व में। तो आप देखोगे कि जितने भी हमने, अच्छा इसको ऐसे ही याद रखना, ये मान के चलो कि ग्रोथ कर्व क्वेश्चन 80% क्वेश्चन उठते हैं टेम्परेट इलाके से, 20% ही उधर के क्वेश्चन आएंगे, बनाना पपाया मैंगो वगैरह का पूछ दिया। ग्रोथ कर्व की अगर अपन बात करें तो हमने एक फैमिली देखी रोजेसी, रोजेसी में हमने देखा पोमोइडी। अब कौन कौन से क्रॉप आते हैं वो आपको पता है, एप्पल पियर क्वींस लोक्वाट। पोमोइडी कौन सा सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व था? single सिंगल सिंगल सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। वहीं पे दूसरा हमने देखा जिसका नाम हमने क्या दिया, प्रूनोइडी। प्रूनोइडी में जितने प्रोनोइड क्रॉप थे आपने पांचों क्रॉप पढ़ लिए हैं, क्या कौन सा कर्व आया? double डबल सिग्माइड डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। अब हम नेक्स्ट फैमिली पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है आपका, जुगलैंड। जुगलैंडेसी। ठीक है, इसमें जितने क्रॉप आपको मिलेंगे, यानी कि ये दोनों क्रॉप, इसमें क्या पाया जाएगा, sigma डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। वॉइस क्लियर है ना? yes जी सर। तो याद रखेंगे कि इसमें जितने भी ग्रोथ कर्व आप दोनों में देखोगे वो डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के क्रॉप हैं। क्लियर है? यस ठीक है, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो आपको इन दोनों के बीच में जानना चाहिए। अगर आप इन दोनों की स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो भाई आप नट क्रॉप को पकड़ लो, वॉलनट हो पिकानट हो, दोनों में ही किस चीज की, कौन से चीज की मात्रा बहुत ज्यादा है, कौन सा, प्रोटीन विटामिन फैट, बहुत ज्यादा फैट मात्रा में फैट है। वॉलनट में आपका 64 to 65% फैट है, जबकि पिकानट में 70% के आसपास जाता है। अगर इतनी ज्यादा मात्रा में फैट है, मतलब इसमें कौन से चीज की रिस्क सबसे ज्यादा होगी? रेंसिडिटी प्रॉब्लम। रेंसिडिटी, हवा के साथ density रिएक्ट करके कई बार अजीब सा टेस्ट नहीं आता है फैट वाले या ऑयल वाले प्रोडक्ट में, तो रेंसिडिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर मुझे इसका स्टोरेज करना है तो स्टोरेज से पहले मैं क्या करूंगा, ड्राइंग करूंगा ना, कि भाई उसके खुद के अंदर का मॉइस्चर कम हो जाए, नहीं तो एनवायरमेंट या फिर उसके खुद के अंदर का मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रेंसिडिटी का रिएक्शन क्रिएट करेगा और टेस्ट हमारा खराब हो जाएगा। तो रेंसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए मैं ड्राइंग करूंगा। तो हमेशा याद रखना, जो नट क्रॉप होते हैं इनको जो है 4% 5% मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई करके रखते हैं।
मॉइस्चर कंटेंट कितना रखते हैं, 4% के आसपास। दूसरी चीज, ये किसकी मॉइस्चर कंडीशन की बात हो रही है, ये नट खुद की, नट की कंडीशन की बात हो रही है कि वॉलनट पिकानट का खुद का मॉइस्चर कंटेंट कितना रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज, जब भी हम फ्रूट की स्टोरेज करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, 0 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जितना भी डिग्री सेल्सियस, तो इसको 4.4 डिग्री सेल्सियस में अपन स्टोर करते हैं वॉलनट पिकानट को। इसके अलावा स्टोरेज कंडीशन में हम आरएच कितना रखते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये स्टोरेज कंडीशन की बात हो रही है, कितना रखते हैं नॉर्मल फ्रूट में, 85 to 90। 80 से 85 से 90% रखते हैं। लेकिन इससे, इसके अलावा कोई दो एक्सेप्शन याद है आपको जिसमें हम लोग जो है कम रखते हैं वेजिटेबल में, अनियन गार्लिक। ऑनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक में हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 से 70% रखते हैं ना, नहीं तो उसमें क्या हो जी जाएगा, डिजीज वगैरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो भाई यहाँ पास भी तो ह्यूमिडिटी कम रखना है, तभी तो हमने इसका खुद का मॉइस्चर कंटेंट कितना रिड्यूस करके रखा है। तो आपको क्या लगता है, वॉलनट और पीकानट का कभी स्टोरेज कंडीशन का क्वेश्चन आएगा तो आप ह्यूमिडिटी कितना बोलोगे, 85 से 90%? नो सर। नो सर। खराब हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगी। याद रखना है इसको, 3% के आसपास आरएच, 3 से 4% के आसपास आरएच में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपके फ्रूट का भी, मतलब जो आपका नट है, जो कर्नल है, उसका भी मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस रहेगा, और जिस पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशन में रखेंगे उसका भी मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस रहेगा, ठीक है। क्लियर है। आप चाहे पीका नट पकड़ लो, चेस्ट नट पिस्ताचियो नट पकड़ लो, चेस्ट नट में तो थोड़ा वेरिएशन है, पिस्ताचियो नट में भी मॉइस्चर कंटेंट उसका केवल 4 से 5% मेंटेन करके रखते हैं। तो ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। यस सर। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ बेसिक पॉइंट है जो क्रॉप में घुसने से पहले आपको पता होना चाहिए वॉलनट पीकानट के बारे में। तो एक वॉलनट पीकानट के बारे में कुछ बेसिक आइडिया आप लोगों को क्लियर हुआ, ये नोट कर पाए सब लोग? यस सर। यस यस पता सर। हुआ है तो बताओ, मैं अभी स्क्रॉल कर देता हूँ, फिर उसके बाद वॉलनट स्टार्ट करेंगे। हो गया है सबका? यस सर। ओके, एक मिनट रुक जाइए बस, ठीक। तो चलिए, फिर अब हम लोग जो है आप लोगों का एक क्रॉप स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है आपका वॉलनट। मैं कोशिश करता हूँ, शायद मेरे पास फोटोग्राफ अवेलेबल होगा तो मैं आप लोग को फोटोग्राफ दिखा दूँ। ये देखो, मैं आप लोग को कुछ डिफरेंसेस भी क्लियर करता हूँ यहाँ पे, सो दैट आप लोग पहले एक बार आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर लो। ये दिख रहा है, ये है आपका फ्रूट जिसे हम लोग कहते हैं वॉलनट। आप लोगों ने कई बार सुपरमार्केट या शॉप्स में देखा होगा। ये जो दिख रहा है, ये बाहर में ये ब्राउन कलर का, ये वॉलनट का फ्रूट नहीं है भैया, याद रखेंगे। ये वॉलनट का क्या है, सीड है। और ये उसके अंदर में एक्चुअल वॉलनट है, कर्नल है, जिसको हम खाते हैं, जिसको एम्ब्रायो कहते हैं ना, ये वो है, हम इस पोर्शन को खाते हैं। वॉलनट का फ्रूट कुछ इस प्रकार का होता है। वॉलनट का फ्रूट देख पा रहे हैं आप लोग? मैं आप लोग को यस दिखाता सर। हूँ, ये है कंप्लीट वॉलनट का फ्रूट। वॉलनट का जो आउटर कवरिंग है, इसमें क्या आती है, क्रैकिंग आती है, और फिर इसका अंदर का ये जो सीड है ये हमको दिखता है। पैकिंग टिश्यू टर्न ब्राउन, पीटीबी पढ़े हो ना, वो अभी आज समझ में आएगा। तो वॉलनट क्या होता है भाई, देखो वॉलनट जो है, एक देखो इसमें नॉर्मल ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, उसके अंदर में ये सीड मौजूद होता है, इस सीड के अंदर में कर्नल मौजूद होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो वॉलनट है, अगर आप यहाँ पास देख पाओ, तो वॉलनट के इन्फ्लोरेसेंस को अगर आप देखोगे तो एक जगह से देखो, एक बर्ड से केवल एक ही फ्लावर आते हैं। ये देखो, एक बर्ड से केवल एक ही फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप पिकानट को देखो, तो आप देखोगे कि एक ही गुच्छे से, देख रहे हो, 1 2 3
तीन अलग अलग ब्रांच, 3 से 4 ब्रांच निकल रहे हैं। तो जब Yes, पीका sir. नट में देखोगे तो एक ही गुच्छे में 3-4 केटकिन दिखेंगे, जबकि वॉलनट में केवल एक ही केटकिन आपको नजर आएगा। तो वॉलनट का आइडेंटिफिकेशन हो गया, सबको पहचान लोगे इस तरीके से होता Yes, है। ये sir. पीका नट है ये, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो ये वॉलनट समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, तो वॉलनट हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से बढ़िया सिस्टम से चलेंगे हम लोग। जो जो चीजें बीच बीच में आती जाएंगी वो सारी चीजों को हम लोग फिर कवर करते जाएंगे। तो अगर मैं वॉलनट की बात करूं तो वॉलनट का बॉटनिकल नेम क्या है? जुगलेंस Regia. Regia. रीजिया। वॉलनट का बॉटनिकल नेम है जुगलेंस रीजिया। वॉलनट को ही हम, अच्छा दूसरी चीज इसमें लिख लो, इसकी फैमिली लिख लीजिए। फैमिली क्या है? जुगलेन डेसी। क्रोमोसोम नंबर आप लोग लिख लीजिए, 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 32। और इसका ओरिजिन है क्या? ईरान। इस ईरान को पुराना समय में क्या कहा जाता था? Persia, sir. पर्सिया। याद रखना, पर्सिया इसका क्या है? ओल्ड नेम है। अब यहीं से कुछ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका जो वॉलनट है ना, इसे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? अखरोट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके लिए सिनोनिम है एक, नट गॉड कहते हैं इसको। लेकिन इसके अलावा इसको हम लोग जो है इंग्लिश वॉलनट भी कहते हैं, या फिर इसको पर्शियन वॉलनट भी कहते हैं। पर्शियन वॉलनट क्यों? क्योंकि ये इसका ओरिजिन कहाँ है? पर्सिया में है। और याद रखेंगे, पर्शियन वॉलनट वॉलनट नाम सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए इसका पर्शियन वॉलनट वाला नाम तो याद ही रखना है। पर्शियन वॉलनट किसे कहते हैं? तो आपका जुगलेंस रीजिया को कहते हैं भैया। याद रहेगा सबको? Yes, sir. ओके। इसको इंग्लिश वॉलनट भी कहते हैं, नट का या फिर अखरोट भी कहते हैं, ये आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग जो है इसकी बात करें तो किंग ऑफ नट भी कहते हैं। किंग ऑफ नट कौन है? तो भाई वॉलनट है। जबकि वहीं पे अगर हम लोग क्वीन ऑफ नट की बात करें तो क्वीन ऑफ नट कौन है? Pecan. Pecan. Pecanut. पीकन, ठीक है। अब देखो, ये किंग ऑफ नट है, क्वीन ऑफ नट है, ये सब तो ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना है, जैसे कि केला के हर एक हिस्से को यूज करते हैं हम, बेल का हर एक हिस्सा यूज होता है। केला में क्या होता है? उसका पत्ता भी यूज होता है, तना भी यूज होता है, फ्रूट भी यूज होता है, रूट भी यूज होता है, सब चीज यूज होता है, इवन फ्लावर भी यूज होता है। वैसे ही वॉलनट की खासियत क्या है? वॉलनट में ऑल पार्ट्स आर यूज्ड, सारे के सारे पार्ट इसके यूज होते हैं। इसके फ्लावर, इसके वुड, इसका रूट, इसका फ्रूट, सारा चीज यूज होता है। इसका रूट तो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, तो इससे बहुत सारी चीजें बनाने के काम आता है, इसका जो तना वगैरह है, ठीक है। अब ये जो वॉलनट है, इसकी खासियत याद रखना, वॉलनट में बहुत सारा मात्रा में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। और ये फैट कौन से फॉर्म में रहता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा CH4CH3 CH3 पढ़ा होगा एक, ठीक है। कि यहाँ पर भाई देख पा रहे हो आप, कार्बन की वैलेंसी 4 है और सभी जगह पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बिजी है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेचुरेटेड बॉन्ड, सेचुरेटेड केमिकल कंपाउंड, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड बनता है। मतलब ये क्या है? ये पूरा सेचुरेटेड है, इसमें अब और कोई चीज आके जुड़ नहीं सकता जब तक इसमें से कोई चीज को रिप्लेस ना किया जाए। वहीं पे एक होता है अनसेचुरेटेड, जैसे कि आप इथाइलिन की बात कर लो, CH2CH2 होता है, सी, एक एच इधर एक एच इधर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, एक एच इधर और एक एच इधर। इसके पास ऑप्शन है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ना कहीं किसी और के साथ रिएक्ट करके ये और कोई कंपाउंड बना सकता है। आप हमेशा देखेंगे अनसेचुरेटेड टाइप की चीजें जो होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। ऐसे ही आप जो है CH का भी एक देखोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो दो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमारा जो पर्टिकुलर जो फैटी एसिड इसमें पाया जाता है वो कौन से प्रकार का होता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब इसमें और ज्यादा रिएक्ट करने के ऑप्शन होते हैं। क्योंकि वॉलनट में अनसेचुरेट, इसमें जो फैट पाया जाता है, फैट का कंटेंट कितना है? 64%। मतलब फ्रूट का 64% हिस्सा, मतलब जो कर्नल का है वो तो क्या है? फैट ही है। और वो भी उसमें कौन से प्रकार के फैटी एसिड हैं?
अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। Unsaturated. तो चूंकि इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें रिएक्शन करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए याद रखेंगे कि जो ये वॉलनट होता है ये प्रोन टू रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये कभी भी वातावरण में मौजूद या एनवायरमेंट में मौजूद जो आपका ह्यूमिडिटी है उससे जाके रिएक्ट कर सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक। अभी आगे आप पढ़ोगे चेस्टनट या पीकानट, दोनों में से एक है, श्योर नहीं हूं मैं क्रॉप जब पढ़ाऊंगा। उसमें ऐसा फैट पाया जाता है जो रिएक्ट ही नहीं करता, तो उसमें रेंसिडिटी का चांस ही नहीं है। वो मैं आप लोग को दोनों में से कौन सा क्रॉप है वो आगे कंफर्म करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें, इसको अभी याद करके रखे रहो, आगे जब उसको एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा। इसमें जो है प्रोटेंडरी पाई जाती है और हेट्रोस्टाइली भी पाई जाती है, इतना आप लोग याद रखेंगे, बाकी इसको हम लोग अभी फ्लावरिंग के सेक्शन में समझेंगे, ठीक है। अब अगर मैं वॉलनट की न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करूं, तो वॉलनट में न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? तो भाई आपको सबसे पहले याद रखना है ये एनर्जी का रिचेस्ट सोर्स है। एनर्जी का क्या है? रिचेस्ट सोर्स है। कितना? 687 कैलोरी पर 100 ग्राम। पर 100 ग्राम में 687 कैलोरी मिलता है। इससे कम किस में मिलता है? आलमंड में, जो कि कितना है? 655 कैलोरी पर 100 ग्राम। हालांकि इससे भी ज्यादा हमको किस में देखने को मिलेगा? फैट में, पीका नट में मिलेगा, बट पीका नट माइनर होने के कारण उसको काउंट नहीं करते। क्वेश्चन हमेशा वॉलनट का आता है। वॉलनट और पीका नट दोनों ऑप्शन रह रहा तब आप पीका नट क्लिक करोगे, उसमें 696 के आसपास आता है, 696 कैलोरी, ठीक है। वो मैं आप लोग को अभी पीका नट में एक बार और रिवाइज कराऊंगा। यहाँ तक चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा फैट कंटेंट याद रखेंगे, जो इन जनरल आप लोग याद रखेंगे कि 64% फैट कंटेंट आपका इसमें पाया जाता है। जिस बुक से मैंने रेफरेंस लिया यानी कि टीके बोस वगैरह से, उसमें 65.21 मिलीग्राम, सॉरी 65.21% तक आपका फैट कंटेंट दिया हुआ है, बट आप लोग नॉर्मली 64% फैट इसमें पाया जाता है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है भाई, इसको याद रखना। अभी आगे का पे ओमेगा 9 आएगा, ये केवल और केवल नट क्रॉप में आपको सुनने को मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 9। तो इसको याद रखना, ओमेगा 3 फैटी एसिड वॉलनट में पाया जाता है, और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई और फाइबर भी पाया जाता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लियर है आप लोगों को? जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो फैट कंटेंट, एनर्जी और ओमेगा 3 फैटी एसिड, बस इतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, आप sir. लोग देखते होंगे, जैसे हम लोग किसी फ्रूट को रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाता है। जो सबसे लंबे समय तक स्टोर होने वाले क्रॉप होते हैं उसमें से एक आता है एप्पल, फ्रूट क्रॉप में, और दूसरा आता है आपके नट क्रॉप। नट क्रॉप को हम लोग साल 1.5 साल रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है क्या नट क्रॉप में? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. अब एक चीज बताओ, कोई चीज बहुत तेजी से पकती है, मतलब उसमें किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है? Ethylene Ethylene. production है। थाइलिन। कोई चीज बहुत तेजी से खराब होता है, मतलब कौन सी चीज ज्यादा हो रही है उसमें? Respiration. Right. रेस्पिरेशन। लेकिन ये Respiration. लंबे समय तक खराब नहीं होता, मतलब क्या हुआ? Low respiration. Respiration होता Respiratory है. कम। रेट स्लो हो गई। रेस्पिरेशन जो है वेरी स्लो, तो इसमें बहुत स्लो मात्रा में रेस्पिरेशन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? Yes. अब देखो, आपने ये फोटो अगर देखा होगा, तो ये जो इसका सीड का आउटर कवरिंग है, कोट, ये ब्राउन वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। इस सेल को पीस के, इस सेल से क्या बनाया जाता है आपका? फ्लोर बनाया जाता है। सेल से क्या बनाया जाता है? फ्लोर। और इस फ्लोर के अंदर, इस फ्लोर को हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं? पेस्टिसाइड में डाइल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं। पेस्टिसाइड को डाइल्यूट करते हैं ना, पेस्टिसाइड को कंपनी वाले बेचेंगे तो पानी मिला के थोड़ी बेचेंगे, डाइल्यूटेंट कुछ डालेंगे। तो डाइल्यूट करने के लिए हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं, डाइल्यूटेंट ऑफ पेस्टिसाइड के रूप में इसका काम होता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद रखना है। यहां तक हो गया? और एक चीज आप लोग को याद रखना है कि भाई ये बहुत ज्यादा ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग होता है, ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। यहां तक क्लियर है?
अब ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोग को नोट करा दिया। अब अपन इसमें फिर एक्सप्लेनेटरी पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओरिजिन याद रखेंगे, ईरान और ईरान के आसपास के जो एरिया हैं वहां पे आपका ओरिजिन है। ठीक है, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन वॉलनट यानी कि जुगलेंट्स रीजिया का अगर ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ पे है आपका? ईरान। लेकिन जुगलेंट्स के और भी बहुत सारे स्पीसीज, लगभग 18 स्पीसीज, ये याद नहीं करना, मैं आप लोग को समझने के लिए बता रहा हूँ कि जुगलेंट्स के बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो आपके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। समझ पा रहे हो? ये देखो मैप, ये रहा यहाँ पे कौन? ईरान। ठीक है, इस ईरान में आपका किसका है? जुगलेंट्स रीजिया का ओरिजिन है, ईरान और इसके आसपास वाले इलाके में। लेकिन इसी वॉलनट के बहुत सारे स्पीसीज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों में ही पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। अभी जब मैं आप लोग को इसके स्पीसीज के बारे में बताऊंगा तो आप लोग कैलिफोर्नियन ब्लैक वॉलनट, ये वॉलनट, वर्जीनियन ब्लैक वॉलनट पढ़ोगे तो भाई वो सब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले स्पीसीज का ओरिजिन है। ठीक है, जबकि हमारा मेन वॉलनट जो है वो ईरान में पाया जाता है। तो याद रखेंगे वॉलनट का ओरिजिन कहाँ है? वॉलनट का ओरिजिन है ईरान, लेकिन कई सारे इसके स्पीसीज भी हैं जुगलेंट जीनस के जो कि कहाँ पे भी पाए जाते हैं? आपके नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. ठीक, बहुत पहले लगभग 1562 में वॉलनट को इंग्लैंड में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो आप लोग समझिए इसको, वॉलनट को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? इंग्लैंड। इंग्लैंड कहाँ पे है पता है? यूरोप में सर। यूरोप। ये रहा यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऐसे करके 4 देश का समूह है। तो ये जो इंग्लैंड है ना, यहाँ पास भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो ईरान ये यहाँ पे है, इसका लेटीट्यूड देखो आप, ये, और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में भी। ये ऐसी जगह है ना ईरान की, यहाँ ठंड के सीजन में ठंड भी पड़ेगी इसके ठंडे इलाके में, और गर्मी के सीजन में ठीक ठाक गर्मी भी पड़ेगी। पर इंग्लैंड को देख रहे हो, यहाँ पे सूरज की रोशनी उतनी पहुंचती ही नहीं है। सूरज की मैक्सिमम रोशनी कहाँ, मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो कहाँ तक पहुंचती है? यहाँ तक। उसके बाद इस एरिया में जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे सूरज की रोशनी और गर्मी जो है वो कम होती जाती है, ठंड बढ़ती जाती है। ये जो इंग्लैंड वाला इलाका है, इस इंग्लैंड में तो गर्मी के मौसम में भी ठंडी पड़ती है। यहाँ गर्मी के मौसम में कम से कम वातावरण गर्म रहता है, लेकिन यहाँ पे गर्मी के मौसम में भी ठंडी रहती है। तो ये देखा गया कि जब इसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया लगभग 1562 के आसपास, तो वहां पे ये सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा? क्योंकि भैया इसमें जो फ्लावरिंग है वो कौन से सीजन में आती है? समर में, अप्रैल मई में, मिड अप्रैल मिड मई जून तक भी जाता है। ठीक है, इस समय में फ्लावरिंग क्यों आती? क्योंकि इस समय में क्या होता है, टेम्परेट इलाकों में भी वार्म क्लाइमेट होता है। कौन से रीजन के? इस पर्टिकुलर रीजन के। लेकिन इंग्लैंड ऐसे रीजन में है जहां गर्मी के सीजन में भी क्या होता है? ठंडा होता है। तो इतने ठंडे क्लाइमेट में वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर पाता, इसलिए वॉलनट जो है इंग्लैंड में कल्टीवेशन इसका फेल हो गया था। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भैया वॉलनट को गर्मी के सीजन में ज्यादा ठंडा क्लाइमेट नहीं चाहिए, गर्मी के सीजन में उसको प्रॉपर गर्म क्लाइमेट चाहिए। समझ में आ रहा है? एकदम गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म। ठीक है, यस क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं इसकी टेक्सोनोमी में। तो अगर हम लोग वॉलनट की टेक्सोनोमी को समझने की कोशिश करें, अभी ये सारी चीज वन टाइम में फ्लो में खत्म हो रही है ना, तो आप लोग सारी चीजें प्रॉपर नोट करेंगे। तो टेक्सोनोमी की बात करें तो वॉलनट की फैमिली क्या हो गई भैया? जुगलेंडेसी। ठीक है, अब देखो ये जो टेक्सोनोमिकल पार्ट है ये आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को एकदम ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को बस वेरिएशन मतलब चीजें बता रहा हूँ कि किस तरीके से कोई चीज डेवलप होती है, या मतलब किस तरीके से कोई चीज में क्लासिफिकेशन होता है, या जब आप लोग एमएससी पीएचडी करेंगे तो कैसे मतलब आप लोग फर्दर एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। ठीक है, तो जो टेक्सोनॉमी है ना उसको अगर अपन देखें तो वॉलनट की फैमिली क्या है? जुगलेंडेसी। और ये जुगलेंडेसी फैमिली में
आपका इसका जीनस क्या है? जुगलेंस है। जुगलेंस। अब भाई जीनस के अंदर भी डिवीजन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्शंस कहते हैं, याद है? यस सर। हम लोगों ने कौन से क्रॉप में ऐसे सेक्शंस देखे थे? अभी कौन से क्रॉप में देखे थे ना, 2-3 दिन पहले, बताओ। प्लम में देखे थे क्या? यू प्रूनस और प्रूनस रासस। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे जी? 5 ओरिजिन है प्लम में, वॉटकिंस ने दिया था, ऐसे करके कुछ यस पढ़े थे सर, क्या? यस। और उसके अलावा सेक्शंस देखे थे। तो इस जुगलेंस जीनस के भी लगभग कितने सेक्शन पाए जाते हैं? 4 सेक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद नहीं करना है, मैं आप लोग को एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या पाया जाता है? जुगलेंस करके एक जीनस पाया जाता है, सॉरी जुगलेंस करके एक सेक्शन पाया जाता है। जुगलेंस सेक्शन में क्या कौन सा स्पीसीज आता है? जुगलेंस रीजिया, जिसको हम लोग पर्शियन या फिर इंग्लिश वॉलनट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और सेक्शन आता है जुगलेंस जीनस के अंदर, जिसको हम लोग राइजोकैरियन कहते हैं। अब इसको याद नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस समझना है चीजों को। राइजोकैरियन, इस राइजोकैरियन में जितने भी वॉलनट आते हैं वो सब कौन से वॉलनट होते हैं? ब्लैक वॉलनट होते हैं, सब काले कलर के होते हैं। इसमें लगभग 16 स्पीसीज आते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? इन वॉलनट का कल्टीवेशन हम लोग फ्रूट के लिए नहीं करते। इनमें क्या होता है, इनकी जो वुड होती है वो बहुत अच्छी होती है, गुड क्वालिटी वुड के लिए ये जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, क्यों फेमस है ये? गुड क्वालिटी वुड के लिए। इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी का वुड होता है। ठीक है, इसमें कई सारे स्पीसीज आते हैं, जैसे कि जुगलेंस कैलिफोर्निया। अब भैया कैलिफोर्निया किस में है? एशिया में है या अमेरिका में है? अमेरिका में सर। तो ये नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका। साउथ अमेरिका में बहुत सारे स्पीसीज हैं करके पढ़े थे ना, ये वही है। यस सर। तो ये ठीक है, इसको कहते हैं, आपको मतलब अभी लिख लो, रटना नहीं है, बस समझना है। साउथ मतलब आपके एग्जांपल के लिए बस बता रहा हूँ, साउथ कैलिफोर्नियन ब्लैक वॉलनट कहते हैं इसे। ऐसे ही एक स्पीसीज आता है जिसे कहते हैं जुगलेंस हिंडसी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? नॉर्थ कैलिफोर्नियन ब्लैक वॉलनट। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते हो जुगलेंस माइक्रोकार्पा, अभी रूट स्टॉक में आएगा ये सब नाम। जुगलेंस माइक्रोकार्पा को क्या कहते हैं? टेक्सास ब्लैक वॉलनट। तो देख पा रहे हो, केवल और केवल अभी तक जितना पढ़े हो ना, इसमें जुगलेंस रिजिया बस हमारे ईरान का ओरिजिन का है, बाकी कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका, हिंडसी नॉर्थ अमेरिका, माइक्रोकार्पा टेक्सास कौन से देश में? अमेरिका, ये भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो लगभग जो स्पीसीज आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे, जुगलेंस नाइग्रा, ये सब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है? ब्लैक वॉलनट है। तो ये सब ब्लैक वॉलनट के एग्जांपल हैं। तो मैं बस यही जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि उधर भी चीजें पाई जाती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब तीसरा सेक्शन इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियोकैरियन। जो याद करने के लिए रहेगा ना वो मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, कार्डियोकैरियन की खासियत क्या है कि इसके जितने भी नट होते हैं वो इजिली क्रैक हो जाते हैं, इजिली क्रैक्ड नट वाले हैं। इसमें क्या है, एक आता है जिसको कहते हैं जुगलेंस एलेंथीफोलिया। जुगलेंस एलेंथीफोलिया जो है ये आपका जेपनीज वॉलनट है। इसमें एक स्पीसीज आता है जुगलेंस एलेंथीफोलिया में, जो आपको याद रखना है वो है कार्डिफॉर्मिस। लिख लीजिए, जुगलेंस एलेंथीफोलिया कार्डफॉर्मिस। ये जो कार्डफॉर्मिस है ना, इसे हम लोग कहते हैं हार्ट नट। ये बहुत फेमस एक नट क्रॉप है, हार्ट नट। तो अगर इन केस एकदम एक्सेप्शनली अगर ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट नट का बॉटनिकल नेम क्या है, तो जुगलेंस एलेंथीफोलिया कार्डफॉर्मिस, बस यही याद रखने का है। ठीक है, यस सर। और लास्ट सेक्शन आता है जिसे कहते हैं ट्रैकीकैरियन। अब देखो, बिल्कुल सेक्शन के नाम याद नहीं करने, क्या याद रखना है आपको? बस जुगलेंस एलेंथीफोलिया जिसे हम लोग हार्ट नट कहते हैं। एक स्पीसीज आता है जिसे कहते हैं जुगलेंस सिनेरिया, ये जो है क्या कहलाता है? बटर नट।
तो अगर कोई बटर नट का पूछा जाए तो बटर नट के लिए ये याद रखना। इसको यूज होता है इंग्लैंड में, ये कैंडी बनाने के लिए यूज होता है। तो केवल ये पॉइंट याद रखना, ये के अलावा हिंसी वगैरह का नाम याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको रूटी स्टॉक में वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर लास्ट वाला क्या लिख? जुबलेंट सिनेरिया बटरनट। सर ऊपर उसका। ये ट्रैकी कैरी ऑन, TRACHYCARYLN। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? अब ये हो गया टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी से थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग यहाँ पे लिख लिए। चाहोगे तो मैं रूट स्टॉक को भी यहीं पे लिखा दूं क्या, या आगे बढ़ेंगे? चलो एक काम करो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं तो स्पीसीज स्पीसीज में बोर हो जाओगे। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, इसके बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन में। और बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन में ही हम इसकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को कंप्लीट करेंगे, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये लोग आप मान के चले कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग साथ साथ खत्म होते जा रही है। ठीक है, तो अगर हम यस लोग जो सर। है आपका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो सबसे पहले अगर मैं ट्री की बात करूं, वॉलनट, तो वॉलनट ट्री की खासियत क्या है? ये क्या है आपका? मोनेसियस क्रॉप है। ठीक है, यानी कि मेल फीमेल एक ही प्लांट में पाए जाएंगे लेकिन अलग अलग जगह पे। दूसरा, इसमें भी भैया डेसिडुअस नेचर देखने को मिलता है, तो डेसिडुअस ट्री है, याद रखेंगे, याद रहेगा। ठीक है, यस सर। ओके। इसके अलावा इसमें भाई बॉटनिकली एक चीज याद रखना, टर्मिनल मिक्स्ड बर्ड पाई जाती है। क्लियर है? इसमें जो मेल फ्लावर आते हैं वो क्या होते हैं? एक तो 1 ईयर ओल्ड सूट में आते हैं, और दूसरा इन्फ्लोरेसेंस को हम कैटकिन कहते हैं, और तीसरा ये हमेशा लेटरल रहते हैं, लेटरल ऑलवेज। वहीं पे जो फीमेल फ्लावर आती है उसकी खासियत क्या है? ये हमेशा करंट सीजन में आती है, इसके इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक कहते हैं, ये हमेशा टिप या और वॉइस टर्मिनल ब्रेक। पोर्शन में आता है। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? No, sir. ठीक, नो सर, क्लियर। हाँ ठीक, क्लियर है? तो ये एक इसकी बेसिक बॉटनी हो गई। अब देखो, अगर हम लोग इसके फ्लावर को समझें तो इसके फ्लावर में समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक और चीज बॉटनी में याद रखेंगे कि भाई ये जो है एनिमोफिलस है, विंड पॉलिनेटेड है। एनिमोफिलस यानी कि विंड पॉलिनेटेड है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा इसके फ्लावर्स में। ठीक है, तो आ जाइए आप इसके फ्लावरिंग में। अगर हम इसके फ्लावरिंग में देखें तो सबसे पहले हमको इसका फ्लावरिंग टाइम मालूम होना चाहिए, जो कि क्या है? मिड अप्रैल से मिड मई के बीच में। ठीक है, अर्ली वैरायटी मिड अप्रैल में ही फ्लावरिंग ले आती है, लेट वैरायटी मिड मई तक जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? मतलब फ्लावरिंग टाइम इसकी मिड अप्रैल से मिड मई है, जबकि किसी और का आपने अप्रैल मई में पढ़ा था इससे पहले? इतना लेट नहीं पढ़ा, No, sir. नहीं पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फ्रूट क्रॉप जितने थे वो किस में देते थे? 1 ईयर ओल्ड में देते थे। अब आप टेम्परेट क्रॉप कोई भी हो, चाहे वॉलनट ही क्यों ना हो, एप्पल ही क्यों ना हो, इसमें नया ग्रोथ कब चालू होता है भाई? मार्च, फरवरी मार्च के महीने में चालू होता है ना। यस सर। अब फरवरी मार्च में नया ग्रोथ चालू होता है, क्योंकि भाई इस समय ठंड का सीजन जाता है और वार्म कंडीशन आता है। तो ऑब्वियसली ये जो नया ग्रोथ अभी चालू है ये अगले साल तक 1 ईयर ओल्ड हो जाएगा। तो अगले साल ये 1 ईयर ओल्ड है, बस ये क्या करेगा? केवल ठंड के हटने का इंतजार करेगा। जैसे ही ठंड हटा, थोड़ा बहुत भी गर्माहट मिला, ये फ्लावरिंग करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी खासियत क्या है? ये 1 ईयर ओल्ड के प्लांट में, ब्रांच में ग्रो करता है, और 1 ईयर ओल्ड तो ये अगले साल के फरवरी मार्च तक हो ही जाए रहेगा ना। ये पूरा रेडी है, बस ठंड इसको दबा के रखा था। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रांच है जो करंट सीजन ग्रोथ में फ्लावरिंग करता है, मतलब उसको क्या चाहिए? 1 से 2 महीना पुराना ब्रांच चाहिए।
अब एक बात बताओ, फरवरी मार्च में ले देख ठंड हट रहा है। अब फरवरी मार्च में अगर ठंड हट रहा है तो फरवरी मार्च में ही 2 महीने पुराना ब्रांच मिल जाएगा क्या? फरवरी मार्च में 9 महीना पुराना ब्रांच चाहिए, मतलब आपको दिसंबर जनवरी का ब्रांच चाहिए। दिसंबर जनवरी में तो ठंड में कोई ब्रांचिंग होती है क्या? नो सर। No, sir. नहीं होती। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी ऐसा फ्रूट है टेम्परेट में, टेम्परेट की बात हो रही है ना, जो कि अगर मान के चलो करंट सीजन ग्रोथ में फ्लावरिंग करता है, तो भाई फरवरी मार्च में ग्रोथ चालू हुआ, फरवरी में भी चालू हुआ एंड में, तो फरवरी एंड के बाद मार्च एंड और अप्रैल एंड आने में कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा ना। 2 महीने का होने जी में सर। अप्रैल तक का तो समय लग जाएगा। इसीलिए आप देखोगे जितने भी करंट सीजन ग्रोथ में फ्लावरिंग करने वाले हैं टेम्परेट क्रॉप में, उनका फ्लावरिंग या तो आपका कब आएगा, अप्रैल मई जून में आएगा, या तो फिर उधर आएगा जुलाई अगस्त में। जैसे कि लोकवाट, उसमें जुलाई में आता है, जुलाई से जनवरी तक फ्लावरिंग आता है, पढ़े थे, लेकिन वो तो खैर सब ट्रॉपिकल है। जैसे कि आपका वॉलनट देख लो भाई, अप्रैल और मई में फ्लावरिंग करेगा, तभी तो फरवरी में जो नया ब्रांच बना है वो 2 महीने का होगा। अगर ये सोचो मार्च में ही फ्लावरिंग करने का सोचेगा तो इसको तो 2 महीने का ब्रांच ही नहीं मिलेगा, तो इसके बाद तो ब्रांच ही नहीं रहेगा, कहाँ फ्लावरिंग करेगा? समझ पा रहे हो बताना क्या चाह रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes. ठीक, तो हर चीज लीड है। हाँ, कुछ पूछ रहे क्या? ठीक। अब देखो, तो फ्लावरिंग इसकी कब होती है? मिड अप्रैल से मिड मई। आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी फ्लावरिंग की बात करें तो हमने पढ़ा है कि भाई फ्लावरिंग में 2 प्रकार के फूल तो आते हैं। एक तो ये मोनोशियस है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग जगह पे आते हैं। तो सबसे पहले आता है मेल फ्लावर। तो अगर हम लोग मेल फ्लावर की बात करें तो आपको याद रखना है ये किसमें आता है, पेंडुलम। पेंडुलम या पेंडेंट जो होता है ना, पेंडुलम लाइक मेल ऑर्गन में फ्लावर आता है। मेल ऑर्गन जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कैटकिन, जो कि क्या है, इसका इन्फ्लोरेसेंस है। तो आपको याद रखना है कि यस भाई सर। ये कैटकिन में आते हैं। एक कैटकिन जो है, एक कैटकिन जो होता है, 1 कैटकिन, इसमें लगभग 8 से 40 फ्लावर हो सकते हैं। कितने फ्लावर हो सकते हैं? 8 to 40। जनरली मैक्सिमम 40 फ्लावर पाए जाते हैं पर कैटकिन। तो एक कैटकिन में कितने मेल फ्लावर हो गए भाई? 40 मेल फ्लावर हो गए। और ये सारे फ्लावर, ऑल फ्लावर जो होते हैं, ये सबसे पहले तो याद रखेंगे सेसाइल होते हैं। सेसाइल यानी कि पेडंकल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे सर। नहीं होंगे। पेडंकल नहीं होते। और दूसरा पेटललेस फ्लावर होते हैं भैया, याद रखेंगे, इसमें पंखुड़ियां नहीं होती। और कौन सा क्रॉप है जो पेटललेस है? लीची। 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 तो ये लीची की तरह पेटललेस फ्लावर है, याद रखेंगे, इसमें पेटललेस फ्लावर पाया जाता है। क्लियर है? अगर ग्रोथ की यस सर। बात करेंगे तो ये तो हमको याद हो ही चुका है कि ये ओल्ड सीजन ग्रोथ में पाया जाता है। ओल्ड सीजन ग्रोथ या 1 ईयर ओल्ड ब्रांच में होता है और हमेशा फ्लावरिंग लेटरल होती है। तो इतनी चीजें आपको मेल फ्लावर के बारे में जानना है। इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। इसमें ब्रैक्ट्स भी पाए जाते हैं। अगर पूछे कि केटकिन और स्पाइक में दोनों में ब्रैक्ट किस में बनते हैं, तो केटकिन में बनते हैं। दूसरा आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल फ्लावर। अगर हम लोग वॉलनट के फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर सबसे पहले किस में ओरिजिनेट होता है? इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, स्पाइक। और ये जो है क्या बोलते हैं, किस में आते हैं? तो ये आते हैं करेंट सीजन ग्रोथ में। ये करेंट सीजन ग्रोथ जो है टर्मिनल भी हो सकता है और लेटरल करेंट सीजन ग्रोथ भी हो सकता है। क्लियर है? यस सर। अगर फ्लावर पोजीशन की बात करूं तो क्या आएगा, टिप पोर्शन में फ्लावरिंग आती है। टिप पोर्शन ऑफ शूट। कौन से शूट? करेंट सीजन ग्रोथ, टर्मिनल हो या लेटरल हो, उसके टिप पोर्शन में आता है। ये चीज हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसका जो स्पाइक होता है उसमें 2 से 5 फ्लावर आ सकते हैं एक साथ। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है। कोई डायग्राम बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हो। ये आपका क्या हो गया, मान के चलो
ये क्या हो गए आपके फीमेल फ्लावर्स हो गए, स्पाइक हो गया, ये इधर स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, इसमें फीमेल फ्लावर आ गए। ये आपका क्या हो गया, करंट सीजन ग्रोथ हो गया। और यहाँ पास आपके क्या हो जाएंगे, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, नेटवर्क इश्यू हो गया था। स्क्रीन नजर आ रहा ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो क्या होता है आपका जो मेल कैटकिन जो है इस तरीके से आता है, ये कौन से ब्रांच में आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 ईयर ओल्ड ग्रोथ में आ रहा है, 1 ईयर ओल्ड ग्रोथ में। और ये करंट सीजन ग्रोथ, आप लोग पूरा लिखना, शॉर्टकट में मत लिखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आप लोग को बाद में। ठीक है। ये जो है कौन से बर्ड से प्रोड्यूस हुआ है, ये लेटरल बर्ड से प्रोड्यूस हुआ है, ये टर्मिनल बर्ड से प्रोड्यूस हुआ है। टिप पोजीशन में दिख रहा है आपको? तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और एक और चीज याद रखना कि भाई ये 1 ईयर ओल्ड से कुछ इस प्रकार की टर्मिनल शूट्स भी निकल सकते हैं। देख रहे हो, टर्मिनल शूट्स लेटरल पोजीशन में निकले हैं। यहाँ भी इस प्रकार से फ्लावरिंग आ सकती है। इस चीज को क्योंकि कुछ लोगों ने पहले भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको बड़े डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोग को अगर याद हो तो आप लोग के डाउट क्लास में भी ये रिकॉर्डेड है। सेकेंड थर्ड क्लास जो आप लोग को हुआ था ना एकदम स्टार्टिंग में, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो ये देख रहे हो, लेटरल ब्रांच के टिप पोर्शन में भी आपकी फीमेल फ्लावर आ रही है। ये करेंट सीजन ग्रोथ है भाई, ये भी करेंट सीजन ग्रोथ है। इसके टिप पोर्शन में भी फीमेल फ्लावर है और इसके टिप पोर्शन में भी फीमेल फ्लावर है। समझ में आ रहा है ये डायग्राम सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसके फ्लावरिंग को समझ सकते हैं। आई होप जितना समझाना है उतना समझा पा रहा हूं मैं। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, हमको फ्लावर्स बना लिए ना डायग्राम, कुछ छूट रहा होगा तो बताना। इससे बना लें। सर जो फीमेल फ्लावर है लेटरल ब्रांच के मतलब टिप ही पोर्शन पर आएगा ना? फीमेल हमेशा लेटरल हो या टर्मिनल ब्रांच हो, एक तो करंट सीजन ग्रोथ होना चाहिए और हमेशा उसके टिप पोर्शन में आएगा। ओके। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 1 ईयर ओल्ड के टिप पोर्शन में आ रहा है, नहीं, 1 ईयर ओल्ड के टिप पोर्शन में आएगा। 1 ईयर ओल्ड के टिप पोर्शन में फ्लावरिंग नहीं आती है फीमेल, ना ही मेल। ठीक है, याद रखना। ठीक है, यहां तक हुआ? Yes, sir. यस ओके। अब हम लोग इसमें फ्लावरिंग हम समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके पॉलिनेशन में, और पॉलिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं। तो पॉलिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हमको पता है कि भाई ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, ना भैया, इसमें नो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होती। अगर क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन से क्रॉप सेल्फ इनकम्पेटिबल नहीं है, तो कौन कौन से क्रॉप सेल्फ इनकम्पेटिबल नहीं है? रोजेसी में पीच, क्वींस, है ना, एप्रिकॉट, ये 3-4 क्रॉप है जिसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं पाई जाती। वहीं अगर इस फैमिली की बात किया जाए तो वॉलनट और पिकानट, ये दोनों ही सेल्फ कंपेटिबल है भाई। ये पांचों क्या है आपके? सेल्फ कंपेटिबल क्रॉप है। तो लिख लेना, ये भी सेल्फ कंपेटिबल क्रॉप है। लेकिन फिर भी ये जो है क्या बोलते हैं, मजबूर है क्रॉस पोलिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या पाया जाता है? कौन सा डाइकोगेमी? Tender. हेटेरोडाइगोट।
मेन हेट्रोडाइकोगेमी इसमें मत लिखना, एक्चुअली मेंशन नहीं है किसी बुक में, तो फंस जाओगे। मेनली इसमें पाया जाता है प्रोटेंड्री। हेट्रोडाइकोगेमी का मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों प्रकार का चीज पाया जाए, ठीक है। तो इसमें मेनली पाया जाता है प्रोटेंड्री, और कुछ कुछ वैरायटी में रेयरली प्रोटोगाइनी भी पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था एक ही क्रॉप में अगर प्रोटेंड्री प्रोटोगाइनी दोनों अलग अलग वैरायटी में पाया जाए तो उसे हेट्रोडाइकोगेमी कहते हैं। तो कायदे से ये होना चाहिए हेट्रोडाइकोगेमी, पर मेंशन्ड है प्रोटेंड्री। तो जब तक हेट्रोडाइकोगेमी या मेंशन ना मिले तब तक आप लोग हेट्रोगामी डाइकोगेमी वर्ड यूज मत करना, हालांकि होना वही चाहिए। पर अभी मेंशन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मैं लिखवा दूंगा अपने हिसाब से और गलत हो गया तो भी दिक्कत है ना। तो डाइकोगेमी जो है इसमें मेनली प्रोटेंड्री टाइप का पाया जाता है, और कभी कभी प्रोटोगाइनस वेराइटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है। अब या तो मेल पहले मेच्योर हो जा रहा है तो फीमेल पहले मेच्योर हो जा रहा है, तो क्या वो पौधा खुद को पॉलिनेट कर पाएगा क्या? नो सर। यस सर। नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। भाई याद रखना, इस डाइकोगेमी के कारण क्या होता है, पोलन सेडिंग यानी कि पोलन का झड़ना, और क्या बोलते हैं फीमेल रिसेप्टिविटी, फीमेल का मेच्योर होना, डू नॉट ओवरलैप, एक साथ ओवरलैप ही नहीं हो पाता। अब ओवरलैप नहीं हो पाएगा तो कहां से उसमें पॉलिनेशन होगा। इसलिए हम लोग, इसलिए क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टाइल होने के बावजूद, सेल्फ कंपेटिबल होने के बावजूद भी इसको पॉलिनाइजर की जरूरत पड़ती है। हेंस आफ्टर बीइंग सेल्फ फर्टाइल it requires, after being self fertile it requires पॉलिनाइजर। सेल्फ फर्टाइल होने के बावजूद भी पॉलिनाइजर की जरूरत है। ना ही यहाँ पे डायोसियसनेस है, ना ही सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, फिर भी हम इसमें पॉलिनाइजर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कम से कम 2 से 3 वैरायटी का उपयोग आप जो है एज एन पॉलिनाइजर यहाँ पे यूज करेंगे। कितनी कल्टीवार यूज करेंगे, 2 से 3 वैरायटी फॉर पॉलिनाइजर। और इन वैरायटीज की खासियत क्या होनी चाहिए, एक मेन क्रॉप से अर्ली और एक कम से कम मेन क्रॉप से लेट फ्लावरिंग करे, है ना। ये चीज हमने ऑलरेडी आलमंड में समझा हुआ है, बहुत सारे क्रॉप में समझा हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस। सभी लोगों को क्लियर है? तो कुछ वैरायटी में प्रोटोगाइनी भी पाई जाती है, कुछ में प्रोटेंड्री भी पाई जाती है, और कुछ वैरायटी ऐसी है जिसमें होमोगेमी भी पाई जाती है, दोनों एक साथ भी मेच्योर होते हैं। तो तीनों प्रकार की चीजें इसमें मौजूद है। तो पॉलिनेशन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि भाई अब पॉलिनेशन किए, और पॉलिनेशन किए तो क्या हुआ, किसके कारण हुआ पॉलिन, इसमें पॉलिनेशन कौन करता है, विंड। विंड्स। अब मान लो भैया, हाँ विंड से होता है, इंसेक्ट से होता तो क्या होता कि अगर हमको पॉलिनेशन की मात्रा बढ़ाना है या किसी कंडीशन की वजह से अगर पॉलिनेशन सही नहीं हुआ तो हम हनी भी प्लांट कर देंगे, वो पॉलिनेशन कर लेगा। पर ये विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है, अचानक मान के चलो एकदम तेज तूफान आ गया, बहुत ज्यादा तेज पानी गिर गया, स्नोफॉल हो गया, तो क्या पॉलिन ट्रांसफर हो पाएगा विंड से? नो नो सर। सर। नो सर। तो उस केस में हमको जो है विंड पॉलिनेशन जो है वो हो नहीं पाता। कौन से केस में, अगर मान के चलो स्नोफॉल हो गया या आपका रेनफॉल हो गया, समझ रहे हो, कौन से टाइम में, ड्यूरिंग फ्लावरिंग। ड्यूरिंग फ्लावरिंग अगर ये सारी टाइप की चीजें आ गई तो उस केस में हमको हैंड पॉलिनेशन की ओर भी मूव ऑन करना पड़ता है। फिर हम उस केस में हैंड पॉलिनेशन करते हैं, इसके पॉलिन को कलेक्ट करके रखते हैं और उसी से फिर हम लोग जो है पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया, हाथ ही रह गए हैं, क्योंकि हवा तो हम चला नहीं सकते इतना तेज, और उससे पॉलिनेशन हो इसकी गारंटी नहीं है। तो हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के रूप में हैंड पॉलिनेशन करते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटर होगा तो इंसेक्ट लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस। ठीक। तो इस तरीके से पॉलिनेशन में हम लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम देखने को, अच्छा इस तरीके से पॉलिनेशन में एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है, अगर पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है तो हम हैंड पॉलिनेशन की ओर जाते हैं। पहला प्रॉब्लम क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस दूसरा, इसमें एक बहुत स्पेशल प्रॉब्लम आता है जिसे हम लोग PFA कहते हैं। इसके 2 प्रकार के फुल फॉर्म हो सकते हैं, आप दोनों लिखो, मेरे को अलग अलग रेफरेंसेस में दोनों फुल फॉर्म मिले हैं। एक जिसे कहते हैं प्री फॉर्म्ड एब्सिशन,
या फिर क्या कह सकते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर एब्सिशन, दोनों ही सेम चीज का नाम है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर एब्सिशन या प्री फॉर्म्ड एब्सिशन, लिखिए इसे। लिख लिए, ठीक। होता क्या है कि ये एक प्रॉब्लम है जो कि पॉलिनेशन से रिलेटेड है। याद रखेंगे सबसे पहले ये एक नॉन पैथोजेनिक प्रॉब्लम है। नॉन पैथोजेनिक प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, 90% ऑफ जो फ्लावर होते हैं, जितनी फीमेल फ्लावर होती हैं वो झड़ जाती हैं, एब्साइज हो जाती हैं, या फिर ड्रॉप शब्द यूज कर सकते हो। 90% फ्लावर क्या हो जाती है, झड़ जाती हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमारे फ्लावर झड़ने लगे, 90% फीमेल फ्लावर झड़ गए भाई। तो ये कब होता है, ये कब होता है, जब हमारा जो फ्लावर है, ये मान लो फ्लावर है, इसमें ये फीमेल ऑर्गन है, इस फीमेल ऑर्गन में जरूरत से ज्यादा मात्रा में पॉलिन ग्रेन आके गिर गए, मान लो। यानी कि क्या हो गया भैया, ओवर पॉलिनेशन हो गया। जब ओवर पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है, मल्टीपल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हैं। अब मान के चलो 2 4 5 पोलन गिरे तो आगे समझ में 15 20 पोलन आके गिर गए, ओवर पॉलिनेशन हो गया। सारे के सारे अगर पोलन ट्यूब जर्मिनेट होंगे तो सारे के सारे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होंगे, किसकी ओर जाने की कोशिश करेंगे, नीचे ओव्यूल की ओर जाने की कोशिश करेंगे। समझ Yes, पा sir. रहे हो। यस। जब ओव्यूल की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जब बहुत सारे पोलन ट्यूब अंदर की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो ये स्टाइल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। Yes, sir. प्रेशर क्रिएट करेंगे जिससे स्टाइल को क्या महसूस होगा, स्ट्रेस महसूस Stress. होगा। और वो कौन सा हार्मोन का रिलीज करेगा स्ट्रेस कंडीशन में, Ethylene. इथाइलिन। तो ओवर पॉलिनेशन के कारण क्या होता है, मल्टीपल पोलन ट्यूब बनता है किसमें, स्टिग्मा में, जिससे कि वो स्टाइल पे प्रेशर डालते हैं, जिससे कि हाई इथाइलिन बायोसिंथेसिस होता है। इथाइलिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है फ्लावर में, और जैसे ही फ्लावर में इथाइलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, प्री फॉर्म्ड स्टेज में, मतलब अभी फ्रूट बने ही नहीं है और एब्सिशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, फ्लावर का एब्सिशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में इथाइलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जो एब्सिशन जोन फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काम करेगा। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो ना चीजों को। Yes, sir. तो ओवर पोलिनेशन हो जाने के कारण कई बार क्या होता है कि इथाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है, और उसके कारण क्या होता है, आपका एब्सिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फ्लावर प्रॉपरली ग्रो ही नहीं हुआ है, फ्रूट प्रॉपरली ग्रो ही नहीं हुआ है, और आप देखोगे विद इन 10 डेज सारे फ्लावर जो है, एंथेसिस फूल खिला, फूल खिलने के विद इन 10 डेज एंथेसिस के विद इन 10 डेज सारे फ्लावर झड़ने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि ओवर पोलिनेशन हो गया। समझ में आ रहा, समझ पा रहे हो सब Yes. लोग। Yes, तो sir. इस Yes, sir. प्रकार का ओवर पोलिनेशन, एक तो अंडर पोलिनेशन हुआ जिसमें हैंड पोलिनेशन करना पड़ा, अब एक ओवर पोलिनेशन का समस्या आ गया जिसको पिस्टिलेट फ्लावर, अब ये फीमेल में ही आएगा ना, मेल में थोड़ी जाके पोलन गिर के पोलन ट्यूब बनाएगा। तो स्टेमिनेट फ्लावर एब्सिशन का प्रॉब्लम तो आना ही नहीं है, आना क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर एब्सिशन, क्योंकि फीमेल फ्लावर में जाके ओवर पोलिनेशन के कारण ओवर मात्रा में पोलन ट्यूब बन रहे हैं, और स्ट्रेस के कारण इथाइलिन बन रहा है, और वो फ्लावर को झड़ाने का काम कर रहा है। समझ रहे हो। तो भाई अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कारण भले हमको ओवर पॉलिनेशन दिख रहा है, लेकिन ओवर पॉलिनेशन के कारण एक हार्मोन सिंथेसाइज हो रहा है, जिसके कारण पौधा जो है फ्लावर को झड़ा रहा है। कौन सा हार्मोन है, Ethylene. तो अगर मुझे इथाइलिन है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूं, Anti-ethylene. एंटी इथाइलिन डालूं। तो बस एवीजी, एवीजी इसको क्या कहते हैं, एमिनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन, इसका स्प्रे करते हैं एवीजी। ये इथाइलिन इनहिबिटर के रूप में काम करता है, ठीक है। ये एंथेसिस हुआ ना 5 से 30% तक एंथेसिस, मतलब एंथेसिस जब शुरू ही हुआ रहेगा तभी आपको 125 ppm की मात्रा में, ये याद नहीं करना है,
शुरुआती अवस्था में एवीजी छिड़क दो ताकि कल के डेट में इथाइलिन बढ़ना भी चाहे तो ये उसको सप्रेस कर दे। समझ में आ रहा? इसके अलावा क्या कर सकते हैं, फीमेल फ्लावर जो हमारे पॉलिनाइजर वेराइटी हैं और हमारा जो मेन क्रॉप है, दोनों के जो मेल ऑर्गन है उसको ले जाके शेक करो। अगर हम प्लांट को शेक करेंगे तो जो कैटकिन है उसमें जो पॉलन एक्स्ट्रा होंगे उसके झड़ने के चांसेस रहेंगे, तो पॉलन जमीन में झड़ जाएगा, थोड़ा मोड़ा ही पॉलन होगा, ओवर पॉलिनेशन का समस्या नहीं आएगा। तो हम पॉलन झड़ा सकते हैं पॉलिनेशन से पहले, ये काम कर सकते हैं, या तो एवीजी स्प्रे कर सकते हैं। दोनों से ही हम लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो पॉलिनेशन के दो प्रॉब्लम समझ में हो, एक तो पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा था और एक में ओवर हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, डाइकोगेमी, कि भाई कुछ में प्रोटेंडरी पाया जा रहा है और हमने देखा कुछ जगह पे प्रोटोगाइनी भी पाया जा रहा है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पॉलिनाइजर लगा देते हैं, है ना। 2 से 3 वैरायटी को हम लगा देते हैं, लेट और अर्ली दोनों प्रकार के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो इस तरीके से इसका जो फ्लावरिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। इसमें हम लोग फ्लावरिंग के बाद उसका पॉलिनेशन और पॉलिनेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं इसका फ्रूट फॉर्मेशन और बता देता हूँ, फिर उसके बाद अगर कहोगे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब अगर हम लोग वॉलनट की फ्रूटिंग की बात करें तो भाई अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के प्रॉब्लम कवर कर लिया तो फ्रूट बनेगा। तो वॉलनट में जो फ्रूट बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो फ्रूट का क्या है भैया, टाइप नट है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसका फ्रूट जो है नट होता है। अगर ग्रोथ कर्व की बात करें तो डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी स्टेजेस वही रहेंगे ना। फर्स्ट स्टेज क्या बनेगा, एंडोस्पर्म और न्यूसेलस। सेकेंड स्टेज क्या बनेगा, पिट हार्डनिंग और एम्ब्रायो। और थर्ड में फाइनल स्वेल। ठीक है, तो डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है, नट है। एडिबल पार्ट की बात करें तो एडिबल पार्ट क्या है इसका, कोटिलिडन। कोटिलिडन। ठीक है, तो फ्रूट के बारे में तो इतना ही है। फ्रूट में अगर कुछ फ्रूट सेट बढ़ाने के लिए कुछ होगा तो मैं आप लोग को बताता हूँ एक बार। हाँ, याद रखेंगे इसका जो नट का जो वॉल होता है वो थिक वॉल्ड होता है। नट जो है मतलब इसका सीड कोट होता है वो क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है और अंदर से 2 सेल्ड होता है। वॉलनट जो है अंदर में ऐसे करके 2 खांचों में डिवाइड होता है, एक सेल और ये दूसरा सेल, 2 सेल्ड होता है। देखोगे फोटो, आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे ये 2 सेल्ड होता है। ये देखो, ये जो है क्या होता है, यहां से डिवाइडेड होता है, यहां से ऐसे। ठीक है, ये दिख रहा है, ये एक सेल ऐसे करके पूरा बढ़ के आता है, 2 सेल्ड होता है, याद रखेंगे। 2 खांचों में डिवाइडेड होता है, कांच कोई खुला हुआ नहीं है, नहीं तो दिखाता। ठीक है, तो 2 सेल्ड होता है इसका फ्रूट, याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। मैं आप लोग को इसका हार्वेस्टिंग एंड मेच्योरिटी और एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद इसमें केवल डिजीज, इंसेक्ट और कल्टीवेशन प्रैक्टिस का 15-20 मिनट का लेक्चर बचा रहेगा, उसको ब्रेक लेके खत्म कर लेंगे इवनिंग में। ठीक है, तो थोड़ा सा और कर पाएंगे क्लास। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग वगैरह है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, 5-10 मिनट का और जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमको फ्लावरिंग फ्रूटिंग समझ में आ गई, पॉलिनेशन समझ में आ गया। देखो एक्सप्लेनेटरी पार्ट यही है, नोट कराने वाला तो 10 ही मिनट का है, वो आप लोग खुद ही कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है भाई, हमने फ्लावरिंग कर लिया, हमने इसका फ्रूटिंग कर लिया, टेक्सोनॉमी पढ़ लिया, अब आ जाता है इसका क्या, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि भाई वो मेच्योर है कि नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, मेच्योरिटी इंडाइस। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी जो मेच्योरिटी इंडाइस है क्या है, सबसे पहले तो नट जो है खुद से एब्सिशन होने लगे, खुद से जड़ने लगे। खुद से नट अगर गिरने लगे तो वो इसका एक मेच्योरिटी इंडाइस होता है, लेकिन खुद से झड़ने का हम इंतजार नहीं कर सकते।
तो दूसरा मेच्योरिटी इंडाइस क्या होता है, इसके बाहर में जो हल होता है ना, हल, वो अगर खुद से, हल बोलो या हस्क बोलो, अगर वो खुद से स्प्लिट होने लगे तो वो भी हमारा एक मेच्योरिटी इंडाइस होता है। हल स्प्लिटिंग भी इसका क्या होता है, मेच्योरिटी इंडाइस होता है। आपने देखा ना, ये देखो इसको, फोटो को, ये देख रहे हो, ये खुद से क्रैक हो गया है, यस सर। तो ये इसका मेच्योरिटी इंडाइस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एनवायरमेंट और एलिवेशन का भी फर्क पड़ता है। जैसे कि अभी आप पढ़ोगे, इसको आप लिख भी सकते हो कि अगर आप हायर एलिवेशन में जाते हो, हायर एलिवेशन यानी कि पहाड़ों में, ऊंचे एलिवेशन में जाते हो, तो फ्रूट की मेच्योरिटी लेट आती है, फ्रूट मेच्योर लेट। वहीं पे अगर आप लोअर एलिवेशन में आते हो, जहां पे ऊंचाई कम है, तो वहां पे मेच्योरिटी अर्ली आ जाती है। तो आप देख रहे हो, एलिवेशन के हिसाब से भी फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही टेम्परेचर और दुनिया भर की चीजों से फर्क पड़ता है। तो आप हमेशा हल स्प्लिटिंग के बेसिस पे ये जज नहीं कर सकते हो कि फ्रूट प्रॉपर्ली मेच्योर हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार क्लाइमेट एंड टेम्परेचर के कारण स्प्लिटिंग जल्दी आ जाएगी, बट फ्रूट मेच्योर ही नहीं रहेगा। या कई बार हो सकता है कि ओवर मेच्योर हो जाए तब स्प्लिटिंग आए, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। यस सर। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका निकाले जिसमें हमारी मेच्योरिटी श्योर हो, हल स्प्लिटिंग हो ना हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उसके बाद एक नया चीज आया जिसको हम लोग कहते हैं पीटीबी। आप देख पा रहे हो कि ये चाहे मेच्योर हो या ना हो, इसमें स्प्लिटिंग आए ना आए, जब तक ये जो पैकिंग टिश्यू है, ये जो सीड कोट दिख रहा है ये इसका फ्रूट का, ये यस अगर ये ब्राउन पड़ गया, देख रहे हो ये कैसे ब्राउन कलर का आ गया है, मतलब ये मेच्योर हुआ है। जब तक वो प्रॉपर हार्डनिंग नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ये ब्राउन तो पड़ेगा नहीं, है ना। अगर ये ब्राउन पड़ गया, ये मेच्योर हो गया है, भले बाहर में क्रैकिंग हो ना हो। तो बाद में लोगों ने क्या ध्यान दिया कि भैया अब हम स्प्लिटिंग के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इसका ये ब्राउन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये पैकिंग टिश्यू यानी कि सीड कोट अगर ब्राउन हो गया है तो हम उसे मेच्योर मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से क्या किया गया, डेवलप, इस चीज को देखा गया। क्योंकि भाई एल्टीट्यूड हाई हो लो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्रैकिंग हुआ है नहीं हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भाई मेच्योर चीज मिलना चाहिए ना। मेच्योर होने का सिंबल क्या है, उसका टिश्यू का ब्राउन होना। तो इसलिए एक नया चीज डेवलप किया गया जिसे कहते हैं पैकिंग टिश्यू टर्न ब्राउन। जब ये पैकिंग टिश्यू ब्राउन हो जाए तब हम उसे मेच्योरिटी इंडेक्स मानते हैं, तब हम उसे जो है हार्वेस्ट करते हैं। तो ये मोर स्पेसिफिक है, ये उससे ज्यादा स्पेसिफिक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पीटीबी समझ में आया सबको। ये जो पैकिंग टिश्यू है जब ये ब्राउन कलर का हो जाए तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है पीटीबी इज रिलेटेड टू। और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा डी हलिंग इज रिलेटेड टू। मैं आलमंड में शायद लिखवाना भूल गया हूँ, आलमंड में डी हलिंग करते हैं भाई, इसके लिए एक हार्मोन का उपयोग किया जाता है। एक तो लिख लेना इथाइलिन, इसी साल क्वेश्चन आया था, और दूसरा काइनेटिन। डी हलिंग यानी कि इस हल को रिमूव करने के प्रोसेस को डी हलिंग कहते हैं। क्वेश्चन आएगा डी हलिंग इज रिलेटेड टू, तो आलमंड लिखोगे। इथाइलिन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन हार्मोन का उपयोग करते हैं डी हलिंग के लिए, इसमें भी करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। यस सर। तो अब हमको क्या है, मेच्योरिटी समझ में आ गई, मेच्योरिटी इंडाइस समझ में आ गया। अब एक बार हमको मेच्योरिटी इंडाइस समझ में आ गया, तो जैसे ही ये मेच्योर होता है हम जो है अगस्त से अक्टूबर के बीच में क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, जब भी जो फ्रूट जो है मेच्योर हो जाए, ठीक है। याद रखेंगे लोअर एल्टीट्यूड में जल्दी मेच्योरिटी आती है क्योंकि वार्म क्लाइमेट होता है, हायर एल्टीट्यूड में थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए लेट से मेच्योरिटी आती है। ये चीज क्लियर है सबको यहाँ तक। यस सर। ठीक। अब एक बार आपने मेच्योरिटी हो गई तो अब आप हार्वेस्टिंग करोगे। तो हार्वेस्टिंग क्या कर सकते हो, हार्वेस्टिंग के लिए आजकल मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का उपयोग करते हैं। अब भाई आपको पता है, आपने तो देखा ये फ्रूट तो इस तरीके से फट जाता है, अंदर में हार्ड नट रहता है, ये जमीन में आके गिरेगा तो क्या इसको कोई डैमेज पहुंचेगा, नो सर। नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा 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 क्या करेंगे, हम जो है सीधा प्लांट में क्या स्प्रे करेंगे, इथाइलिन स्प्रे करेंगे। इथाइलिन मतलब सॉरी इथेफोन का स्प्रे करेंगे। इथेफोन का स्प्रे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, किसका फॉर्मेशन होगा, एब्सिशन जोन का फॉर्मेशन होगा। फिर हम ट्रैक्टर लाएंगे, पौधे को पकड़ेंगे, जोर से हिलाएंगे, जितना पौधा, जितने पौधे में फ्रूट है सब जमीन में आके गिर जाएगा, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग को फ्लेवर करने के लिए हम लोग इथेफोन का स्प्रे करते हैं ताकि एब्सिशन जोन का फॉर्मेशन हो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर Yeah. जैसे ही फ्रूट नीचे गिरते हैं, अब फ्रूट नीचे गिरा है तो उसमें ये ऊपर में ये हार्मोन है, ये लेयर मौजूद है ना इसमें, Yes, हल sir. का लेयर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन से या तो हम लोग इसको हटाने की कोशिश करते हैं फर्मेंटेशन से, या तो हम क्या करेंगे, इथेफोन या काइनेटिन से इसको हटाएंगे, जिस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीहलिंग कहेंगे। एक बार इस चीज को हटा लिए, फिर उसके बाद अंदर में जो नट मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। और अगर कोई दाग धब्बा हमको ऐसा है, ऐसा मौजूद हुआ, महसूस हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, ब्लांचिंग नहीं, ब्लीचिंग कहेंगे उसे, ब्लीचिंग करेंगे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड 1500 ppm इसका, सॉरी इसका 26 से 28% सॉल्यूशन यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए। कोई दाग धब्बा होगा तो उसको हटाने के लिए, तो ब्लीचिंग सॉल्यूशन से इसको हम लोग क्या करते हैं, धोते हैं, ताकि उसमें कोई दाग धब्बा हो तो वो हट जाए। ठीक है, तो वॉशिंग करते हैं और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यूज एज एन ब्लीचिंग एजेंट करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. फिर उसके बाद आप उसको ड्राई करोगे, ड्राई करते समय आप जो है ड्राइंग इसका टेम्परेचर 43.3 डिग्री सेल्सियस में अपन टेम्परेचर को वो सॉरी नॉर्मली तो हम इसको 32 से 38 डिग्री सेल्सियस में ड्राई करते हैं। कितने परसेंट मॉइस्चर को कंटेंट तक, मिनिमम 8%, इससे ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। तो 8% मॉइस्चर कंटेंट तक हम इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। अगर ड्राइंग का टेम्परेचर आप 43.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किए तो क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी का समस्या आ सकता है। इसलिए 32 से 38 डिग्री में ही आपको क्या करना है, ड्राइंग करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसे स्टोरेज करके रख सकते हो 4.4 डिग्री सेल्सियस में 3% ह्यूमिडिटी में। ठीक है, तो यहां तक आपका फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और उसका हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज पूरा कंप्लीट है। ये चीज समझ में आया सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? सर ड्राइंग वाला एक बार बताना। ड्राइंग जब करोगे ना तो 32 से 38 डिग्री सेल्सियस में ड्राइंग करोगे। डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटर यूज करते हैं ना मशीन, उसमें 32 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में करोगे ड्राइंग, जब तक 8% में इस मॉइस्चर कंटेंट तक ना आ जाए। टेम्परेचर कभी भी 43 से ऊपर नहीं करना है, 43 से, नहीं तो रेंसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा। एक बार ड्राइंग हो गया फिर उसको 4.4 डिग्री सेल्सियस में 3% RH के साथ आप जो है स्टोर करके रख सकते हो। याद रखेंगे, फ्रूट आपका क्या हुआ, मेच्योर हुआ, आप हार्वेस्ट करके लेके आए, इसका हल को रिमूव करने की प्रोसेस को डीहलिंग कहेंगे। उसको आसानी से करने के लिए हम इथेफोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने डीहलिंग किया, इसके अंदर से वो ब्राउन कलर वाला निकला, उसमें कोई दाग धब्बा हुआ, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग और ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था ना, उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, वही चीज बता रहा था। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, यस तो वॉलनट का लेक्चर को अभी हम लोग फिलहाल यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा में फिर समझ भी नहीं आएगा। वॉलनट में अब क्या बच गया है, केवल और केवल वॉलनट के बच गए हैं रूट स्टॉक्स। ठीक है, तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा। रूट स्टॉक के बाद इसका प्रोपगेशन और वो कल्टीवेशन, प्लांटिंग, इरिगेशन, न्यूट्रिएंट, वो ज्यादा कुछ है नहीं। एक ट्रेनिंग और प्रूनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बचा हुआ है। तो ट्रेनिंग, प्रूनिंग, बाकी इसकी स्पेशल प्रॉब्लम सारे खत्म हो चुके हैं। तो वॉलनट में अब 15-20 मिनट का ही चीज जो है और बच गया है। तो एक ट्री थिनिंग है, प्रूनिंग है, और उसके अलावा डिजीज, इंसेक्ट और ये सारी चीजें। तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में वैरायटी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ के आइए। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका क्या, पिका नट। ठीक है, तो इवनिंग क्लास अगर होती है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा, इवनिंग क्लास में हम लोग वो चीज कर लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग जो है स्पाइस की ओके क्लास सर। कर